नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आप सभी का दोस्त और होस्ट आप सभी का अपने चैनल पे फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने पिछले वीडियो पे जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथियों, एक क्वेश्चन है कि हमारे जानने वाले व्यूअर आप में से किसी ने पूछा है कि हमारे देश में डाइवोर्स फाइल करने का क्या प्रोसीजर है, कानून में इसका क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखिए डाइवोर्स एक ऐसा प्रोसेस है जो थोड़ा सा लेंदी होता है और डाइवोर्स में तलाक में कई प्रोसेस होते हैं, कई इसका पार्ट्स होता है। और एक लास्ट मैंने वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि डाइवोर्स के कितने पार्ट और पोर्शन होते हैं। तो एक बार और इसी वीडियो को और मैं आपको सारी जानकारी मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डाइवोर्स इंडिया में कैसे फाइल होता है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ आपके रिलेशन में, आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने मैरिटल लाइफ से खुश नहीं है और उसको दिक्कत आ रही है और डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि डाइवोर्स के 3 तरीके होते हैं। एक होता है म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या होता है कि दोनों पार्टियां मिलके ये डिसाइड करती हैं कि हम दोनों को साथ में नहीं रहना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी होता है। म्यूचुअल डाइवोर्स में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों संबंधित कोर्ट में जाते हैं, अपने फैमिली कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे एक पिटीशन सबसे पहले किसी फैमिली लॉयर्स को, जो ऐसे लॉयर जिनको डाइवोर्स के बारे में नॉलेज होता है और डाइवोर्स का केस वो देखते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है। उनका हेल्प लेके आपको जाना होता है फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ से जॉइंट एक पिटीशन डाला जाता है, डाइवोर्स पिटीशन। और जो ऑनरेबल जजेज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, वो उसको सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर एक स्टेप लेते हैं जिसको बुलाता है मोशन। मोशन में क्या होता है कि जो जजेज होते हैं उनका प्रयास रहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई छोटी मोटी बातें हैं, सामान्य सी बात है, तो उनको 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है कि 6 महीने में आप अपने हस्बैंड और वाइफ आप दोनों मिलके एक बार साथ में रहिए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लैरिफाई कीजिए और लाइफ को आगे बढ़ाइए। तो कई बार देखने में ये भी आता है कि जब जैसे हस्बैंड वाइफ को 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है, या कई बार मीडिएशन में ही, एक मीडिएशन मतलब मध्यस्थता होती है जो कोर्ट में प्रोसेस चलता है, तो कई बार मीडिएशन में ही दोनों के बीच की जो गलतफहमी होती है वो दूर हो जाती है। कानूनी अड़चन जो होता है या कोई मनमुटाव होता है तो वो दूर हो जाता है, तो हस्बैंड वाइफ साथ में रहने लगते हैं। एक बार क्या होता है कि 6 महीने के बाद अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ने अगर बोला कि नहीं हमें साथ नहीं रहना है और जज साहब को लगता है कि नहीं अभी भी किसी रीज़न से ये लोग साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनको एक 6 महीने का और एक्सटेंडेड टाइम मिलता है जिसको बोला जाता है सेकेंड मोशन। तो जज साहब फिर 6 महीना साथ में बिताने के लिए टाइम देते हैं। और उसके बाद भी कई बार होता है कि फर्स्ट मोशन में अगर डिसएग्रीमेंट रह जाता है, बातें नहीं आपस में बनती है, तो हस्बैंड वाइफ क्या होता है कि सेकेंड मोशन में मान जाते हैं। सेकेंड मोशन में वो साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी जो बीच की जो गलतफहमियाँ होती है, जो शर्तें होती हैं या कुछ भी चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बन जाती है तो साथ रहने लगते हैं। अदरवाइज सेकेंड मोशन में अगर ना बोलते हैं दोनों तो जैसा आप उन दोनों को तलाक ग्रहण कर देते हैं। एक होता है कंटेस्टेड तलाक। कंटेस्टेड तलाक में क्या होता है, एक पार्टी तलाक देना चाहता है, एक पार्टी तलाक नहीं देना चाहता है। तो अब ये केस थोड़ा सा लंबा चलता है क्योंकि दोनों के अपने अपने उनके इशूज होते हैं, अपने अपने लीगल राइट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, कंसर्न होता है। तो वो कोर्ट में जाते हैं और जज साहब को बताते हैं कि मैं इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहता हूँ। तो जैसे वाइफ है, अगर हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है तो वो अपनी बातें रखेगी वहाँ पे कि मैं क्यों नहीं रहना चाहती हूँ, कि ये घरेलू हिंसा का मामला है, डाइवोर्स का या डॉरी का मामला है, या कोई और इशू है, या इस किसी तरीके की प्रताड़ना की शिकार हो रही है, तो वो चीज़ें वो बताती हैं बाद में। और फिर हस्बैंड को कॉल किया जाता है, हस्बैंड आता है, वो अपना पक्ष रखता है कि नहीं मैं इसको सुविधा देता हूँ, और यही सारी चीज़ें छोटी मोटी बातें कोर्ट में चलती रहती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ को तलाक देना चाहता है तो वह भी अपना पक्ष रखता है कि मुझे इसके साथ क्यों नहीं रहना है और क्यों तलाक देना है, तो वो भी अपनी बातें रखते हैं। तो जो कंटेस्ट तलाक होता है ना, इसमें थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाता है। इसमें मैटर जो होता है 6 महीने, साल भर, 1-2 साल तक चले जाते हैं। और एक होता है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी में क्या होता है, एक पार्टी ने केस डाल दिया डाइवोर्स के लिए और दूसरी पार्टी को कोई मतलब नहीं है
ना तो वो डेट पे आते हैं, ना जैसा आपके सामने अपीयर होते हैं, ना हस्बैंड वाइफ जो भी एक पार्टी है तो वो दूसरी वाली पार्टी से बिल्कुल उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो वो उसमें एक्स पार्टी जजमेंट हो जाता है, मतलब एक पक्षीय फैसला हो जाता है कि आपको डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है। और इस तरीके से ये 3 प्रोसेस हैं। और जो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने थंबनेल में देखा कि हमारे यहाँ प्रोसेस क्या है डाइवोर्स का, तो डाइवोर्स प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपकी जो शादी होनी चाहिए वो लीगल तरीके से होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। उसके सारे आपको प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, चाहे शादी के कार्ड हो, शादी के वीडियो फोटोज हो, वो आपका लीगल प्रूफ माना जाता है। आपके विटनेसेस हो, प्लस डाइवोर्स करने के लिए आपको शादी के दिन से डाइवोर्स फाइल करने के दिन तक आपका 12 महीने का पीरियड कंप्लीट हुआ हो। यानी शादी होने के 1 साल के पहले आप डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते। अगर आप इस केस को समझना चाहें तो बिहार में केस हुआ था, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दिया था विदिन 6 मंथ। तो फैमिली कोर्ट में जब उन्होंने मैटर डाला था तलाक के लिए, तो फैमिली कोर्ट ने उस मैटर को एंटरटेन करने से मना कर दिया और बोला कि नहीं, अभी आपके शादी के साल नहीं हुए हैं, 1 साल पूरा होने के बाद ही इस तरीके के मामले तलाक के लिए जा सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शादी आपकी वैलिड होनी चाहिए, जैसे वॉइडेबल नहीं होनी चाहिए, और शादी का प्रूफ होना चाहिए। शादी होने से आपको लेके डाइवोर्स फाइल करने के बीच में 12 महीने का गैप होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, कोर्ट आप उसमें ये भी देखता है कि जो मेंटेनेंस है वो कौन और कैसे देगा। मतलब जो वाइफ जो होती है एंटाइटल होती है हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए। तो कई बार केसेस मेंटेनेंस अमाउंट पे भी फंस जाते हैं कि मेंटेनेंस अमाउंट कितना होगा। तो मेंटेनेंस अमाउंट के ऊपर कोर्ट ये कंसीडर करती है कि जो हस्बैंड और वाइफ जॉइंटली रह रहे थे, अब वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उनके बीच में जो हस्बैंड का इनकम है वो कितना है, उसके निजी खर्चे कितने हैं, प्लस में अगर उनके पास बच्चा है, कोई लड़का लड़की कोई भी उनकी संतानें हैं, तो उसका खर्चा क्या है, स्कूल की फ़ी क्या है, वाइफ को कोई मेडिकल इशू है तो उसका खर्चा उसमें इंक्लूड होता है। और इस तरीके से कोर्ट दोनों पक्ष के जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए वो उस पर इम्पोज करती है कि आपको इतना मेंटेनेंस अमाउंट हर महीने वाइफ को देना होता है। ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि कोर्ट इसमें एक मुफ्त मतलब एक बार में फिक्स कर दे कि आपको इतना ही पैसा देना है। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन को देखती है, उसका अर्निंग देखती है, उसका इनकम देखती है, और वाइफ का मेडिकल, उसके एक्सपेंसेस, जो बच्चे हैं उनका मेडिकल, उनका एक्सपेंसेस, उनके पढ़ाई लिखाई और ये क्या क्या खर्चे हैं, वो सारा कोर्ट कंसीडर करने के बाद ही हस्बैंड के ऊपर जो मेंटेनेंस अमाउंट है, जो खर्चे का अमाउंट है, वो तय करती है कि आपको कितना पैसा देना है। इसके बाद एक और स्टेप आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ जो तलाक ले रहे हैं उनके बीच में बच्चा है, 1 है, 2 है या 1 से ज़्यादा है, तो उसमें कस्टडी किसके पास रहेगी, यानी कि जो उनकी संतानें हैं वो हस्बैंड के साथ रहेगी या वाइफ के साथ रहेगी। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पक्ष लड़ते हैं कि मेरे पास, मतलब जो बच्चा है मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। उसमें क्या होता है, एक तो अगर जो उनकी संतान है वो अगर लड़की हुई और वो माइनर हुई, यानी कि 16 साल से 18 साल से कम की हुई, तो पहला राइट दिया जाता है वाइफ को। यानी जो वुमेन्स है, औरत है, महिला है जो तलाक ले रही है और उनके बीच में जो संतान हुई है वो लड़की हुई है, तो कोर्ट प्रीफर करती है कि लड़की की कस्टडी जो है माँ को दी जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ जो है वो बेटर केयर कर सकती है अपने बच्चे का। और अगर वो लड़का है और वो अपने माँ के साथ रहना चाहे तो माँ के साथ रह सकता है, और पिता के पास रहने के लिए अगर उसके पास वो रहना चाहता है और उस तरीके के सर्कमस्टांसेस हैं तो कोर्ट अलाउ करती है कि आप अपने पिता के साथ भी रह सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि डाइवोर्स के विषय में, डाइवोर्स कैसे तलाक फाइल होता है और कितने तरह का तलाक होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, मेंटेनेंस कितना होता है और बच्चे की कस्टडी किसको मिलती है, इन टॉपिक्स पे आपके जो थॉट्स हैं या जो आपका व्यूज हैं या जो आपका क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इन केस अगर आप किसी भी चीज़ पे डाउटफुल हैं, अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं या आपके फैमिली में, आपके नोन में, आपके रिलेटिव में अगर किसी का डाइवोर्स से संबंधित कोई इशू है
और आप उसमें मेरी सहायता लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है और आप मुझे कॉल करके मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी सेवाएं ले सकते हैं। मैं दिल्ली में हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं और मैं दिल्ली एनसीआर में सब जगह मैं कोर्ट्स में अपीयर होता हूं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, यहाँ तक कि सोनीपत में। और आपकी जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी मैं सिर्फ कोशिश करूँगा कि आपकी कानूनी सहायता कर पाऊँ। तो आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो तुरंत मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अगर आपका कोई नीडफुल आपका फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है या रिलेटिव है तो उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी कानूनी सहायता हो सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।